बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया था और हमारा जो लास्ट लेक्चर था दैट वाज एक्सरेज एंड एटॉमिक नंबर। टॉपिक हमने स्टार्ट कर लिया था। हमने सीखा कि एक्सरेज प्रोड्यूस क्यों होती हैं। हमने एक्सरेज का स्पेक्ट्रम देखा, किस तरह एलुमिनियम स्लिट्स में से एक्सरेज को पास करवाया और फिर ट्यूब में ही एक विंडो में से हमने स्मॉल पोर्शन एक्सरेज का बाहर लिया और पोटाशियम फेरोसाइनाइड क्रिस्टल से एक्सरेज को डिफ्रेक्ट करवा के हमने स्पेक्ट्रम देखा, तो दैट वाज लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और हमने टारगेट मेटल चेंज की और एक्सरेज जो प्रोड्यूस हो रही थी उनकी वेवलेंथ, एक्चुअली एक्सरेज चेंज होने का मतलब वेवलेंथ चेंज हो जाना, एक्सरेज की वेवलेंथ चेंज होती गई। उसके बाद मूजले ने एक्सपेरिमेंट किए, उसने 38 एलिमेंट्स लिए, उनको एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज करते गए और उन्होंने देखा कि प्रोड्यूस होने वाली जो एक्सरेज थी उनकी वेवलेंथ चेंज होती गई। इन 38 एलिमेंट से मिलने वाली जो एक्सरेज थी उनकी वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 0.04 एंगस्ट्रॉन टू 8 एंगस्ट्रॉन तक थे। अपने एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या कंक्लूड किया, यहाँ तक हम अपना लास्ट टॉपिक कर सके थे। आज हम नेक्स्ट फर्दर कंक्लूजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इनके कंक्लूजन क्या थे? फर्स्ट कंक्लूजन वाज स्पेक्ट्रल लाइंस को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया गया। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी इन स्पेक्ट्रल लाइंस को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया। एक के सीरीज़ का नाम दे दिया गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक को के सीरीज़ का नाम दे दिया गया और दूसरे ग्रुप को नाम दे दिया गया क्या जी? एल सीरीज़ का। एल सीरीज़। के सीरीज़ में ऐसी एक्सरेज थी जिनकी वेवलेंथ क्या थी? शॉर्टर थी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि के सीरीज़ में वो एक्सरेज आ जाती हैं जिनकी वेवलेंथ क्या है? एक्सरेज विद शॉर्टर वेवलेंथ। जी, तो स्पेक्ट्रल लाइंस को हमने दो ग्रुप्स में, दो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में जो था वो डिवाइड कर दिया। एक को के सीरीज़ का नाम दिया और उसमें वो एक्सरेज थी जिनकी वेवलेंथ क्या थी? शॉर्ट थी। और एक को हमने एल सीरीज़ का नाम दिया और इसमें वो एक्सरेज हैं जिनकी वेवलेंथ क्या है? कंपैरेटिवली लॉन्गर वेवलेंथ है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉन्गर वेवलेंथ। पहला कंक्लूजन तो इनका ये था। सेकंड, अगर आप बुक को हम फॉलो करें तो सेकंड कंक्लूजन में वो क्या बताते हैं? वो कहते हैं जी कि आपने याद रखना है कि एटॉमिक नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, हमने क्या किया था? हमने हैवी मेटल को एज एनोड यूज़ किया था। अब ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उनसे प्रोड्यूस होने वाली एक्सरेज की वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। तो मैं बाय वर्ड्स भी इसको लिख देता हूँ कि मेटल्स विद हाई एटॉमिक नंबर, ठीक है, विल हैव या विल प्रोड्यूस एक्सरेज, उसमें से जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी विद शॉर्टर वेवलेंथ। लें जी, मैं इसे इस तरह कर देता हूँ, मैंने नोटेशन में लिख दिया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। विद शॉर्टर वेवलेंथ, वेवलेंथ को मैं कंप्लीट लिख देता हूँ, लैम्डा भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह पे, मैंने कंप्लीट वेवलेंथ लिख दिया। लें जी, मुझे उम्मीद है कि शायद मेरी बात आपको ये समझ आ जाएगी कि ऐसी मेटल्स जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उनमें से प्रोड्यूस होने वाली जो एक्सरेज हैं उनकी वेवलेंथ क्या होगी? शॉर्ट होगी। थर्ड इसका जो पॉइंट था दैट इज अ रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे लिख दूंगा कि ये रिलेशन है
किसके दरमियान, बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर। रिलेशन आपकी बुक में डायरेक्ट फार्मूला आपको बता दिया गया, लेकिन अगर आप इस फार्मूला की बेस देखना चाहते हैं तो इन्होंने कहा कि जो एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही हैं इनकी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस मेटल के एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के साथ। अगर स्क्वायर ख़त्म करना है तो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट प्रोपोर्शनल हो जाएगा जी जी के साथ। अब ये जो स्क्वायर रूट है, फर्दर एक्सपेरिमेंट ने बताया कि कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो कि रेजिस्टेंस काज करती हैं, इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं और उन्होंने इनर इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस काज करती हैं। तो उस रेजिस्टेंस को इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट बता दिया गया और उस कांस्टेंट को b का नाम दे दिया गया। तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि z माइनस बी। अब रिलेशन था, इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है रिलेशन को, तो स्क्वायर रूट v इक्वल टू a इंटू जी माइनस बी। तो ये रिलेशन दे दिया गया फ्रॉम मूसले दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू a इंटू जी माइनस बी। यहाँ पे a इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट and b is screening constant। b is screening constant, b को स्क्रीनिंग कांस्टेंट का नाम दे दिया गया। ठीक है, ये रिलेशन हमें बताता है कि जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी वेवलेंथ डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे। इसे ही आप मूसले लॉ भी कहते हैं। अगर आप लॉ की स्टेटमेंट देखें नेक्स्ट, तो वो यही लिखते हैं कि जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सरे यानी कि ये जो एक्सरे प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे। अगर आप किसी मेटल का एटॉमिक नंबर चेंज करेंगे उस मेटल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, यानी कि एक्सरेज चेंज हो जाएंगी, यानी कि उनकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से हमें ये आइडिया मिला कि एटम्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। ठीक है, और जब एटॉमिक नंबर पे हमने देखा तो बहुत सारी जो मिस कंक्लूजन थी पीरियोडिक टेबल में उन्हें भी ठीक कर लिया गया। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये इक्वेशन हमें बता रही है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर। इससे ही आपने मूसले लॉ का नाम दे दिया। और फिर यहाँ से हमें पता चला कि किसी भी एटम की प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हों, वो एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंड करती हैं। उसके बाद हमने मूसले लॉ से और भी जो फर्दर आगे स्टडीज़ हैं उन्हें भी देखते हैं। तो ये बेटे मूसले लॉ था। हम मूसले लॉ को बाय वर्ड्स भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के दरमियान रिलेशन है, और अगर मैं बिल्कुल इस रिलेशन के इनिशियल पॉइंट पे आऊँ तो दैट इज़ द इनिशियल पॉइंट। तो मैं इस रिलेशन के लिहाज से डिफाइन करूँगा मूसले लॉ को कि फ्रीक्वेंसी of the X-rays produce कि ये जो फ्रीक्वेंसी है एक्स-रेज की ये वेरी होगी। वेरीज कब वेरी होगी? विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर रूट ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। कि जो एलिमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के स्क्वायर रूट के साथ जो है ना वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। और इसे ही आप नाम दे देंगे क्या जी? मूसले लॉ का। मैं यहाँ पे रेड मार्कर से लिख भी देता हूँ कि यही मूसले लॉ भी है। ठीक है, उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे जी इम्पोर्टेंस ऑफ मूसले लॉ।
इम्पोर्टेंस ऑफ मूज़ले लॉ। अब 3 इसकी इंपॉर्टेंस आपको बुक में बताएगी, मैं उन्हीं 3 इंपॉर्टेंस को डिस्कस करूंगा सिर्फ, इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस हैं, लेकिन जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है हम सिर्फ उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि मूज़ले के इस एक्सपेरिमेंट से, इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल था दैट वाज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। पीरियोडिक टेबल एक अच्छा फ्रेमवर्क था, लेकिन बीच में बहुत सारी जगहों पे इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस को फॉलो नहीं किया गया। ये पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक था। जब मूज़ले ने बताया कि प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे, तो उसके बाद दोबारा से पीरियोडिक टेबल को रीशेप किया गया, उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया। और जब एटॉमिक नंबर की बेसिस पे रीशेप किया गया पीरियोडिक टेबल को, तो बिल्कुल जो उसमें मिस्टेक्स आ रही थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल को रीअरेंज किया गया और बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे कि पोटाशियम एंड आर्गन, ठीक है, इसी तरह कोबाल्ट एंड निकल, इनमें इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर को जो था वो फॉलो नहीं किया जा रहा था। ठीक है, तो जब इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस को फॉलो नहीं किया जा रहा था, जब इन्हीं एटम को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंज किया गया इन पीरियोडिक टेबल, तो ये एटम बिल्कुल अपनी अपनी पोजीशन पर आ गए जहाँ पे पीरियोडिक टेबल में इन्हें होना चाहिए था, लेकिन उससे पहले इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बेसिस पे ये अपनी पोजीशंस पर मौजूद नहीं थे। खैर आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे तो बहुत सारे नए एलिमेंट्स भी डिस्कवर हुए। ठीक है, तो डिस्कवरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफ न्यू एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स, लाइक टिटेनियम 43 इसका एटॉमिक नंबर है, इसी तरह रीडियम है 60 मेरा ख्याल है इसका एटॉमिक नंबर 61 है, और इसी तरह रोडियम है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, ठीक है, और H इसकी सिंबल और इसका एटॉमिक नंबर 45। इस तरह के और भी एलिमेंट्स जो थे वो बाद में डिस्कवर हुए। नेक्स्ट अगर आप देखें तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो थे इनके एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज जो थे वो डिस्कवर किए गए जी। तो एटॉमिक नंबर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी मालूम किए गए आफ्टर दीज डिस्कवरीज। तो बेटे ये एक्सरेज था, हमने एक्सरेज वाले पोर्शन में सीखा कि एक्सरेज क्या हैं, प्रोडक्शन किस तरह की जाएगी, अगर आप मेटल चेंज करेंगे तो एक्सरेज की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। मूज़ले ने एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ कंक्लूजन दिए, 3 पॉइंट्स थे उसके, शॉर्टर और लॉन्गर वेवलेंथ को के और एल सीरीज़ में डिवाइड कर दिया गया। सेकंड उन्होंने कहा जी अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा एटम का तो एक्सरेज जो प्रोड्यूस होंगे उनकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी। थर्ड में उन्होंने एक रिलेशन दे दिया गया जो कि मूज़ले लॉ कहलाया, और इसी लॉ से हमें पता चला कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। इंपॉर्टेंस क्या थी, इंपॉर्टेंस उन्होंने बताया कि एलिमेंट्स जो डिसअरेंज थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उनको एग्जैक्टली अरेंज किया। उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स जो भी डिस्कवर नहीं हुए थे उनको डिस्कवर किया गया कि इन एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स भी होने चाहिए। बाद में डिस्कवरीज या एक्सपेरिमेंट से ये एलिमेंट्स डिस्कवर भी हो गया। उसके बाद रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर जो थे वो भी मालूम किए गए। बेटा इसके बाद अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर या डुअल नेचर। अब हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इनकी डिस्कवरी डिस्कस की, बाय हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, एटॉमिक मॉडल्स डिस्कस कर लिए। उसके बाद हमने स्पेक्ट्रम डिस्कस किया, एक्सरेज क्या है, एटॉमिक नंबर के साथ इनका रिलेशन क्या है डिस्कस किया। ये सारी डिस्कशन साइड पे। अब एक नई डिस्कशन स्टार्ट होने जा रही है कि जो पार्टिकल्स हैं
माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है तो ये पार्टिकल, लेकिन इसके साथ साथ ये वेव नेचर भी रखते हैं। समझ नहीं आई बात? देखिए बेटे, पार्टिकल नेचर कुछ और है, वेव नेचर कुछ और है। पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर पाथ, वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब वेव्स मूव करती हैं तो इन द फॉर्म ऑफ साइनोसाइडल वेव्स, ठीक है, या कोनिकल वेव्स, या कोई दूसरी फॉर्म में मूव करते हैं। वेव्स डिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो करती हैं, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना शो करती हैं। पार्टिकल ये फिनोमिना शो नहीं कर रहे होते। इसका मतलब दोनों वेव और पार्टिकल दोनों की नेचर अलग-अलग है। हम कहते हैं जी कि पार्टिकल्स की अपनी एक नेचर है और वेव की अपनी एक नेचर है, लेकिन यहाँ से एक प्लांक्स ने एक नई बहस शुरू करवा दी। प्लांक्स ने सबसे पहले ये कहा कि लाइट जो है इसकी वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, और इसकी इसी बहस या इसके इसी थ्योरी को फर्दर आगे एक्सटेंड किया गया बाय डी ब्रोगले। उन्होंने कहा जी सिर्फ लाइट के लिए ये बात नहीं, जितना भी मैटर है सब की वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर भी है और इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर भी है। इलेक्ट्रॉन वेव्स की तरह भी बिहेव करेंगे और पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करेंगे। और फिर उन्होंने इसको प्रूव करना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशंस, यानी कि हाइपोथेटिकल इनका ये नज़रिया था। खैर, स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। तो प्लांक्स ने सबसे पहले ये कहा कि जो लाइट है ये दो तरह का बिहेवियर रखती है, ठीक है। कौन सा दो तरह का बिहेवियर? ये पार्टिकल नेचर भी रखती है और वेव नेचर भी रखती है। और बड़ी लंबी चौड़ी इस थ्योरी में इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम सिर्फ हाईलाइटेड बात करेंगे। नेक्स्ट फिर डी ब्रोगले ने इस थ्योरी को फर्दर एक्सटेंड किया। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि लुइस डी ब्रोगले थे, जिन्होंने क्या किया, एक्सटेंड किया इस थ्योरी को, और उन्होंने कहा जी कि ऑल मैटर शो वेव पार्टिकल नेचर, या अगर मैं इससे सिंपल बात करूं तो डुअल नेचर, कि जितना भी मैटर है वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा और पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करेगा, यानी कि डुअल नेचर जो है वो शो करेगा। उन्होंने अपना इस बात को एक फार्मूला की मदद से भी बताया। उन्होंने कहा जी कि अगर इलेक्ट्रॉन है, लेट इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन विल हैव वेवलेंथ, कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ भी होगी। वेवलेंथ हम किसे कहते हैं जी? लैम्डा से शो कर दिया, दो क्रेस्ट या दो एडजेसेंट रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे आप वेवलेंथ कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ भी होगी एंड मोमेंटम भी होगा, और मोमेंटम को आप mv से शो करते हैं कि वेवलेंथ भी है, वेवलेंथ हमेशा वेव्स की होती है और मोमेंटम हमेशा पार्टिकल्स का होता है। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ भी है तो ये वेव्स की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव कर रहा है। और उन्होंने अपनी इस डिस्कशन को जो था वो एक फार्मूला की मदद से बताया, और वो फार्मूला क्या था? दैट वाज लैम्डा इक्वल टू h बाई mv। मैं यहाँ पे लिखूँगा लैम्डा इक्वल टू h बाई mv। यहाँ पे लैम्डा क्या था? वेवलेंथ थी, और mv क्या है? मोमेंटम है। मैं यहाँ पे मोमेंटम को शो भी कर देता हूँ कि इट इज़ मोमेंटम। m फॉर मैस, v फॉर वेलोसिटी। और फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में भी, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब मैस भी है, वेलोसिटी भी है, इट मीन्स डुअल नेचर आ गई, ठीक है। अब इस डुअल नेचर को प्रूव कैसे किया जाएगा, या ये इक्वेशन बनी कैसे? अब इस इक्वेशन का प्रूफ देख लेते हैं जी। तो नेक्स्ट मैं लिखूँगा जी कि इसका प्रूफ क्या है इस इक्वेशन का जी। तो हम जानते हैं क्या कि बाय प्लांक्स इक्वेशन
बाय प्लांक्स इक्वेशन हमें पता है क्या कि E इक्वल टू HV, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है। एंड बाय आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन हमें पता है कि E इक्वल है किसके, mc² के, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब आपने करना क्या है, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दें। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो HV इक्वल होगा mc² के। HV इक्वल टू mc²। अब यहाँ पे V क्या है, थोड़ी सी हमारी फर्दर डिस्कशन चलेगी आगे कि V क्या है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेटे ब्लॉक में टॉपिक से हट के जा रहा हूँ, मैंने इसलिए ब्लॉक में लिख दिया इसे। V क्या है, आपने जूनियर क्लासेस में सीखा V इक्वल टू एफ लैम्डा। F क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन लिखनी है तो फ्रीक्वेंसी आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू V ओवर लैम्डा, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे हम फ्रीक्वेंसी को V से डिनोट कर रहे हैं और यहां पे फ्रीक्वेंसी को F से डिनोट किया। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को V को इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि V इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी की जगह V लिखा, ये स्पीड है और यहाँ पे चूंकि फोटोन की बात हो रही है तो फोटोन की स्पीड को हम C से डिनोट करते हैं। तो V की जगह मैं क्या लिखूंगा जी, C डिवाइडेड बाय लैम्डा, नीचे वैसे ही आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे V की जगह C बाय लैम्डा लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एज V इक्वल टू C बाय लैम्डा। तो इसको आपने क्या करना है, इस इक्वेशन 3 में आपने पुट कर देना है। तो मैं लिखूंगा जी पुटिंग इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में आपने पुट कर देना है। तो जब इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, मैं यहाँ पे बेटे लाइन से सेपरेट कर देता हूँ ताकि हमें आइडिया हो कि नेक्स्ट हमारा काम चल रहा है आगे। इक्वेशन 3 में जब आप बेटे से पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, H एज इट इज आ गया इनटू V की जगह आप क्या लिखेंगे, C बाय लैम्डा, और ये सारा किसके इक्वल होगा, V ओवर लैम्डा के, सॉरी mc² के। ले जी, मैंने इस इक्वेशन में V की जगह उसकी ये वैल्यू पुट कर दी तो H एज इट इज आ गया, V की जगह आ गया C बाय लैम्डा और mc² एज इट इज आ गया। अब बेटे ये C इधर मल्टीप्लाई, इस तरफ आके डिवाइड, और ये लैम्डा जो है इस तरफ डिवाइड, इस तरफ आके मल्टीप्लाई, लैम्डा डिवाइड और इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और mc² इधर मल्टीप्लाई और इस तरफ आएगा तो डिवाइड। तो मैं लिख सकता हूँ कि H बाय mc² और ऊपर वाला C मैंने एज इट इज लिख दिया, और ये सारा इक्वल हो जाएगा जी, लैम्डा उस तरफ जाएगा तो लैम्डा के, C के स्क्वायर से कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा जी H बाय mc, और ये सारा किसके इक्वल होगा, लैम्डा के, ठीक है। अब अगर हम मान लें कि फोटोन की वेलोसिटी को हम C से डिनोट करते हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी को हम V से डिनोट करते हैं, अगर हम नेचर को सिमेट्रिकल मान लें, यानी कि फोटोन को भी V से डिनोट करेंगे, पार्टिकल को भी हम V से डिनोट करेंगे, तब हम इस इक्वेशन को किस तरह लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ नेचर इज अज्यूम टू बी सिमेट्रिकल, if nature is assumed to be symmetrical, then हम कह सकते हैं कि C आपके पास इक्वल हो जाएगा V के, तो इसका मतलब यहाँ पे आप C की जगह V भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, लैम्डा आपके पास इक्वल हो जाएगा क्या, H बाय mv। तो ये हमने क्या किया, इस इक्वेशन को प्रूफ कर दिया जो डी ब्रोगले ने हमें इक्वेशन दी थी।
मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वेव पार्टिकल डुअल नेचर हमने स्टार्ट किया। मैंने कहा कि प्लांक्स ने कहा जी कि लाइट पार्टिकल कितना भी बिहेव करती है, वेव कितना भी बिहेव करती है। लुईस डी ब्रोगली ने कहा जी कि सारे पार्टिकल ऐसे करते हैं, जितना भी मैटर है वो लाइट कितना भी बिहेव करेगा और पार्टिकल कितना भी बिहेव करेगा, और उनके दरमियान रिलेशन दे दिया लैम्डा इक्वल टू h/mv। हमने इस रिलेशन को प्रूव करना शुरू किया। आइंस्टाइन और प्लांक्स इक्वेशन दोनों को हमने कंपेयर किया। कंपेयर करने से हमने v की वैल्यू पुट की और हम अपनी इस फाइनल फॉर्म तक आ गए। इक्वेशन को हमने प्रूव कर दिया। अब हमने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ देखनी है, और इसी तरह हमने एक बार फोटोन की वेवलेंथ देखनी है, और इसी तरह हम अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ को भी डिस्कस करेंगे। तो बेटे अगर आप बुक पे देखें तो वो कहते हैं जी कि लेट्स सपोज आपके पास इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी 2.188 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि लेट इलेक्ट्रॉन है मूविंग विद वेलोसिटी 2.188 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब आपने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान लिया, उसकी वेलोसिटी ये है। इलेक्ट्रॉन का मैस आपको पता है कि मैस कितना है, 9.18 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम हमें पता है मैस है। ठीक है, और अगर आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करना चाहें, ये जो इक्वेशन आपने फाइनल प्रूफ की, मैं ए का नाम दे देता हूँ। इक्वेशन ए में अगर आप वैल्यू पुट करें तो हम लिख सकते हैं कि लैम्डा आपके पास इक्वल होगा, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल। ठीक है, डिवाइडेड बाय मैस है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और किलोग्राम में है ये। मैं यूनिट्स मिटा देता हूँ ताकि गलती ना हो कोई। और वेलोसिटी आपने कितनी बताई 2.188 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। बेटे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 0.33 इंटू 10⁻⁹ मीटर, जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि 0.33 नैनोमीटर। इसका मतलब जो वेवलेंथ आई इलेक्ट्रॉन की वो कितनी थी 0.33 नैनोमीटर, विच इज़ कंपेरेबल टू दी एक्स रेज, जिसे आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप प्रोटॉन की वेवलेंथ मालूम करना चाहते हैं तो प्रोटॉन की वेवलेंथ के लिए यही फार्मूला है। आप जस्ट क्या करेंगे, प्रोटॉन का मैस जो है वो चेंज कर देंगे, वैल्यू सेम रहेगी। आप देखेंगे कि वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जब आप प्रोटॉन की वेवलेंथ को देखेंगे तो प्रोटॉन की वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से 1836 टाइम्स क्या होगी, स्मॉलर होगी। इसी तरह अगर आप अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ देखते हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 7344 टाइम्स स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जैसे जैसे बॉडी का साइज बढ़ रहा है, अगर आप देखें तो वेवलेंथ क्या होती जा रही है, स्मॉलर होती जा रही है। ठीक है, अब फर्दर इसे प्रूव करने के लिए वो कहते हैं जी कि अज्यूम करें कि हमारे पास एक कोई स्टोन है ऑफ मैस 1 ग्राम, और आपने क्या किया, इस स्टोन को मूव करवाया विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। लेट अ स्टोन, आपके पास स्टोन है ऑफ मैस 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम मैस है उसका, और ये मूव कर रहा है मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप इसके लिए वेवलेंथ देखना चाहते हैं तो सेम इक्वेशन है, आपने जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है। तो लैम्डा इक्वल टू एच की जगह आप क्या लिखेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34
डिवाइडेड बाय मैस आपके पास कितना है, मिलीग्राम में है तो 10⁻³ इंटू वेलोसिटी कितनी है, 10 है तो मैंने 10 ही लिख दिया। अब जब बेटे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 6.626 इंटू 10⁻³ के करीब आंसर आएगा मीटर में। तो ये वेवलेंथ इतनी शॉर्ट है कि हम इसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी भी वेवलेंथ उनके जो है वो मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल साइज़ बढ़ता जाएगा तो वेवलेंथ इतनी शॉर्ट होती जाएगी कि हम उस वेवलेंथ को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि ये जो डुअल नेचर आइडिया है ये एप्लीकेबल है ओनली ऑन माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो आइडिया है एप्लीकेबल ऑन माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ ओनली। बेटे आपने ये बात याद रखनी है कि ये आइडिया सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ पे ही अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी वेव नेचर, डुअल नेचर या वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर या डुअल नेचर। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। यहाँ तक तो जो डिस्कशन हो रही है वो थ्योरेटिकल डिस्कशन है। यहाँ तक जो भी बात हुई या डी ब्रोगली ने अपना जो भी आइडिया दिया दैट वाज अ हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटली इसे परफॉर्म नहीं किया गया। उसके बाद क्या हुआ, डेविसन एंड जर्मर आए, इन्होंने दोनों अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक अपरेटस सेट किया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करवाए और उन इलेक्ट्रॉन्स को निकल क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट करवाया और डिटेक्टर ने बाकायदा बताया कि इलेक्ट्रॉन्स निकल के साथ टकराने के बाद डिफ्रैक्ट हो रहे हैं। तो डिफ्रैक्शन तो वेव्स की प्रॉपर्टी है। इट मीन्स कि एक्सपेरिमेंटली इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्रैक्ट करवाया यानी कि वेव्स की तरह मूव करवा दिया। तो जब वेव्स की तरह मूव करवा दिया तो डी ब्रोगली का ये जो आइडिया था इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया डेविसन एंड जर्मर ने। तो इस एक्सपेरिमेंट की बेस पे दोनों को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया और बाद में जो डी ब्रोगली ने अपनी इक्वेशन दी थी उस इक्वेशन पे डी ब्रोगली को भी नोबेल प्राइज़ जो था वो दिया गया। तो ये बेटे हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने एक्सरेज का रिमेनिंग पोर्शन डिस्कस किया, वेव पार्टिकल नेचर डिस्कस किया और एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें कॉन्सेप्ट्स कम थे लेकिन मैथमेटिक्स थोड़ा ज़्यादा था। मुझे उम्मीद है कि 1 से 2 बार आप खुद से बैठ के जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। आपने बेटे अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाने हैं, यूनिक नोट्स साथ से ज़रूर देखिएगा। आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसे यूनिक नोट से ज़रूर देखें, एक बार ज़रूर पढ़ें। आपको नोट से पता चल जाएगा कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा बनेगा और ये क्वेश्चन कब कब रिपीट हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर गिवन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे और आप अपने लेक्चर नोट्स बेटे ज़रूर बनाइएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ बेटे।